नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है जसविंदर सिंह सिंपल स्टडी में। सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। तो अब हम देखेंगे कि जो आज की हमारी वीडियो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। पहले आइए देखते हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ स्टेप पर बेस्ड होने वाली है, जो स्टेप आप अपनी पढ़ाई पर यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पक्का टॉपर बनाएंगे 100%। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी स्टडी के ऊपर इसको क्या कहते हैं यूज़ किया है और मेरे पे ये स्टेप जो थे बिल्कुल यूज़फुल रहे हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा, तो आइए एक एक करके उन स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा मूलभूत स्टेप है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जानें। आइए देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप अपने सिलेबस को जानें कि आपको क्या पढ़ने लायक है, क्या स्टडी मटेरियल है और क्या नॉन स्टडी मटेरियल है। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा भी पढ़ जाएं जो आपके सिलेबस का बाहर का था और वो आपके किसी काम का ना रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार एनालाइज करें और समझें। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर आने हैं, बल्कि उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। और इसके लिए मैं हो सकेगा तो एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि सिलेबस को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो एक तो आपको अपने सिलेबस को बहुत ही ढंग से देखना है। देन सेकंड थिंग क्या है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि नॉन एनसीईआरटी मटेरियल पर पहले जल्दी भागते हैं। आप गाइड का यूज़ करते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल मतलब जो अन्य सपोर्टिंग मटेरियल या ऑनलाइन क्लास का बच्चे यूज़ करते हैं। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, मैं कहूँगा आपकी एनसीईआरटी की बुक्स, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करें। अगर आपका फोकस ये दोनों क्लास 10th एंड 12th या आप किसी भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी तक का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आपको एनसीईआरटी सफिशेंट है। आप अगर एनसीईआरटी को बहुत ही ढंग से पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पक्का आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने वाली है। और देन अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली है तो फिर आप क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पूरी कर ली है तो जो सीबीएसई के द्वारा या आपके स्कूल के द्वारा जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप उस पर जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का सपोर्टिंग मटेरियल है। ऐसा ही सपोर्टिंग मटेरियल दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से कुछ इस प्रकार का जारी होता है। जो भी सपोर्टिंग मटेरियल आपको अपने स्कूल की तरफ से इशू किया जा रहा है, आप उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। और साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बच्चे जो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। बच्चों की मेरे में तो गलती सबसे ज़्यादा क्या होती है कि वो नोट्स तैयार नहीं करते और मोस्ट ऑफ द बच्चे किसी और के नोट्स पर बेस्ड रहते हैं कि नहीं भाई यार मेरे को तो वो दे देगा नोट्स, मैं उसके नोट्स से काम चला लूँगा। ये सबसे गंदी आदत है। आपको करना क्या है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। देखिए इससे फ़ायदा दो होंगे। पहला फ़ायदा तो आपका ये होगा कि आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, आपको एक शॉर्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फॉर एग्ज़ाम, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको एक शॉर्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा मित्रों। और दूसरी चीज़ क्या होगी, मान लीजिए आप एग्ज़ाम के टाइम पर उस नोट्स को नहीं भी पढ़ते, तो आपको काफ़ी हद तक जो नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स में से याद होगा। लिखने से आपको 1000 बार पढ़ने से अच्छा है आप 500 बार उस चीज़ को लिख दो, आपकी मेहनत आधी लगेगी। और फ़ायदा देखिए 1000 बार पढ़ने से इतना नहीं होगा, तब 500 बार लिखने से शायद होगा। तो बेहतर ये है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी याद होना शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके एक शॉर्ट स्टडी मटेरियल भी तैयार हो जाएगा। आपको कहीं और पर बेस नहीं रहना पड़ेगा। देन थर्ड आगे की देखते हैं और क्या हम किया जा सकता है। देखिए मेरे मित्रों, बच्चे जो करते हैं ना, छोटी छोटी जो चीज़ें आती हैं ना एग्ज़ामिनेशन में, उनको इग्नोर करते जाते हैं। जैसे कि मैप आ रहा है उसको बच्चे इग्नोर कर जाएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, क्लास 12th की मैं बात करूं तो जैसे कि अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनको बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वो एक बहुत बड़ा पंगा डालते हैं आपके एंड टाइम पर बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं। वो बिंदु जिसमें आपने मैप कंप्लीट नहीं किया, आपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए और भी तरह तरह की चीज़ें जो थी तो छोटी मोटी, लेकिन आपने कंप्लीट ना करने के कारण एंड में वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इस इशू को नहीं बनने देना, इसके लिए आप मैप की या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की डेली लाइफ में नहीं तो मैं कहूँगा कम से कम एक वीक में तो आप उसको रेडी करते ही
रहे। वीक में आप एक मैप देख लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का जो आपके पास है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, और ऐसा ही कोई एक आप अनुच्छेद देखिए मित्रों, आप कोई भी एक अनुच्छेद देख सकते हैं जिसमें आप अपने से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए। और एक बहुत ही अच्छा मैं तरीका अंत में बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या मेरे दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप कम से कम वीक में एक बार, वीक में ज़्यादा नहीं, वीक में एक बार अपना टेस्ट ज़रूर लेना है। चाहे आप खुद ही टेस्ट बनाइए, खुद ही उसे चेक कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। या आप किसी से टेस्ट को तैयार करवा लीजिए और किसी और से ही आप चेक करवा लीजिए। ये एक बहुत ही यूज़फुल तरीका होने वाला है आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए। मेरी गारंटी, या आपके मार्क्स को, परसेंटेज को बहुत इंक्रीज़ करेगा डेफिनेटली। देन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने टेस्ट को लीजिए, या आप चाहें तो टेस्ट की जगह आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले, ऐसे क्वेश्चन पे टिक कीजिए जो अभी तक आपने चैप्टर पढ़ लिए। जिनको नहीं किए मारो गोली, छोड़ दो उन चैप्टर्स को, अभी आपने नहीं पढ़े। अगर उन चैप्टर को, जितने चैप्टर पढ़े हैं, सिर्फ मान लीजिए एक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, उसमें 28 क्वेश्चन है, मान लो भाई सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से अभी तक आप उन चैप्टर को पढ़ चुके हैं, और बाकी 20 क्वेश्चन, मान लीजिए 24 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो इस चैप्टर पे अभी तक आप नहीं पहुंचे, तो मार दो गोली, उन्हें छोड़ दो, इसकी कोई मतलब नहीं है। हमें इन 4 क्वेश्चन से मतलब है, आप उन 4 क्वेश्चन को लगाइए, सिर्फ लगाइए ही नहीं बल्कि आप उनकी रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। चाहे शॉर्ट में प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आप रिटर्न में उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर इन टिप्स को अपनी स्टडी पर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मैं पक्का कह सकता हूँ। देखिए, और एक लास्ट टिप जो मैं देने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये मैं खाली पेज पे बताऊँगा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको 10th में भी हो रहा है, 12th में भी ये चीज़ है कि MCQ क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आ रहे हैं। और शायद इस बार सुनने में आया है CBSE शायद उन MCQ क्वेश्चन को 50% करने वाली है। तो आप मान के चलिए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आता है किसी सब्जेक्ट का, तो उसमें से 40 मार्क्स के MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं इस बार। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर 40 नंबर के रहने वाले हैं तो आपको इसके लिए बहुत भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे कि सीरीज़ चलाऊँ, बट अगर ये पॉसिबल हो पाया तो ही, उसके लिए थोड़ी सी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की। तो अगर हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको अब क्या करना है अपनी तरफ से, देखिए आपको क्या करना है कि एक तो NCERT को, जो NCERT है आपकी, उसको बहुत ही डीपली थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए डीपली क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो MCQ क्वेश्चन है, मैं खुद क्लास 12th का भी पेपर दे के आया हूँ। 13 ही तारीख को मेरा रिज़ल्ट आया है बच्चे, मैं आपको बता दूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मेरे MCQ क्वेश्चन बहुत ही बेहतर हुए थे। तो ये प्रॉब्लम एट द टाइम आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए कह रहा हूँ शुरू से ही NCERT को थोड़ा सा अगर आप डीपली गहराई से पढ़ते हैं तो इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। ना सिर्फ आपके MCQ क्वेश्चन में, बल्कि आप जो 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी जब आप डीप फैक्ट डालेंगे ना, तो टीचर पे अपने आप इम्प्रेशन पड़ने वाला है। और ऐसे ही आगे टाइम पर मैं और बहुत सी वीडियो लाऊंगा जो आपकी स्टडी को इम्प्रूव करेगी, और साथ ही पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है उस पर भी आपके लिए वीडियो रहेगी, और बहुत सी चीज़ें रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।